और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका को बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका यूक्रेन को मिनरल डील के लिए मनाने में कामयाब हो गया है। हालांकि यूक्रेन अभी भी डील के बदले सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस को बातचीत की मेज पर बुलाकर ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं। वहीं अमेरिका और रूस के अधिकारियों की भी एक बैठक होने वाली है, जिसमें रूस और अमेरिका के संबंधों को लेकर बातचीत होने की खबर है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता संभालने के 24 घंटे के अंदर भले ही जंग रुकवाने में सफल नहीं हो पाए हों ट्रंप, लेकिन यूक्रेन को दी जाने वाली मदद का पैसा वापस लेने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। युद्ध की आग बुझाने के लिए ट्रंप ने ऐसी चाल चली कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए। शांति की कूटनीति में राष्ट्रपति पुतिन को मोहरा बनाकर ट्रंप ने जो चक्रव्यूह रचा, उसमें न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि पूरा यूरोप घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने एक तरफ रूस को वार्ता की मेज पर बुला लिया, तो दूसरी ओर ज़ेलेंस्की पर दुर्लभ खनिज समझौते का दबाव बनाते रहे। हालांकि शुरुआत में इससे आनाकानी करने वाले ज़ेलेंस्की ट्रंप के दबाव को काफी देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और समझौता करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि खबर यह है कि अमेरिका अपनी पुरानी मांगों से पीछे हट गया है। पहले अमेरिका ने यूक्रेनी खनिजों से होने वाले मुनाफे में $500 बिलियन की हिस्सेदारी की शर्त रखी थी। बदले में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की मांग है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अब तक इस पर कोई आश्वासन नहीं मिला है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि स्थायी शांति के लिए अमेरिका इस पे तैयार है। यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके बगैर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। उधर रूस ने एक बार फिर दोहराया है कि मास्को ने यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती के मुद्दे पर कभी विचार ही नहीं किया। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लारोव ने कहा है कि दरअसल ये विचार एक धोखा है, जिसका उद्देश्य यूक्रेन की सैन्य ताकत को फिर से बढ़ाना है। वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री ने यूरोप की सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए एक रक्षा कोष की आवश्यकता पर बल दिया है। उधर रूस और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों का समाधान निकालने के लिए दोनों देशों के अधिकारी गुरुवार को तुर्की में मुलाकात कर रहे हैं। विदेश मंत्री सरगेई लारोव ने कहा कि इस्तांबुल में होने वाली इस बैठक में दोनों देशों द्वारा निकाले गए राजनयिक कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। शांति प्रयासों के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन की बौछार कर जंग की तीव्रता को बढ़ा दिया है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने कुर्स्क क्षेत्र में 2 बस्तियों से यूक्रेनी सेना को खदेड़ देने का दावा किया है। पिछले साल अगस्त में यूक्रेनी सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। प्रोफेसर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि खनिज डील के लिए यूक्रेन तैयार हो गया अमेरिका के साथ। इसको हमारे दर्शकों के सामने हम चाहते हैं कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये खनिज डील जो है ये कैसे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ती है और क्या कुछ होगा इसके बाद। सबसे पहले तो मजेदार बात यह है कि खनिजों का जो एक प्रपोजल है, प्रस्तावना है, वो दोनों तरफ से, रूस ने भी पिछले सप्ताह ये कहा कि अमेरिका को वो जो 20% यूक्रेन उनके आधिपत्य में इस वक्त है, वहां भी उन्होंने कहा करीब $350 अरब के खनिज हैं, वो अमेरिका से उस पर हिस्सेदारी बनाने को तैयार है। ऑफ कोर्स ज्यादा हिस्सा जो खनिजों का है वो यूक्रेन के पास है। उसमें बहुत ही अहम खनिज जैसे लिथियम है, टाइटेनियम, दुनिया के 7% टाइटेनियम जो अलग अलग हथियारों में और जहाज़ों वगैरह में इस्तेमाल होता है, और काफ़ी बड़े जो स्रोत हैं कोयले को लेकर, गैस को, ऑयल को, यूरेनियम को लेकर है वहाँ। तो ये लगातार पिछले साल भी ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से कहा था कि वो युद्ध विराम के बाद ये हिस्सेदारी इस तरह की बनानी चाहेंगे। तो ये लुभावना जो है वो तो है इसमें, पर उनको सुरक्षा की गारंटी मिले ना मिले, पर ज़ेलेंस्की को ये लगता है कि यदि इस तरह की हिस्सेदारी अमेरिका के साथ बनती है तो अमेरिका की जो प्रेजेंस है यूक्रेन में, वो अपने आप में वो कुछ हद तक गारंटी हो जाएगी कि फिर से इस तरह के युद्ध के बादल नहीं मंडराएंगे। पर जो शांति प्रस्तावना होगी वो क्या होगी, क्या 20% यूक्रेन जो रशिया की ऑक्यूपेशन में है वो छूटेगा या नहीं छूटेगा, तो अभी बहुत सी चीजें साफ नहीं है। और ये $500 बिलियन की जो बात है ये भी भविष्य में है,
इसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल कितने लग सकते हैं वो अभी कोई तय नहीं हुआ। और उसमें भी खास ये साफ नहीं हो पाया कि क्या उसमें सिक्योरिटी गारंटी मिलेंगी। उसमें एक यूएस यूक्रेन इन्वेस्टमेंट फंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन की भी बात हो रही है। तो बहुत सी चीजें अभी साफ नहीं है। और आप जानते हैं जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप पिछले ही सप्ताह कह रहे थे कि जेलेंस्की डिक्टेटर हैं और उनको इलेक्शन कराना चाहिए, तो कब कौन किधर को बदल सकता है वो भी एक तरह से सर, लगातार यहाँ पर यह भी संभावना। जानना चाहेंगे कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप, जो उन्होंने शुरुआत की थी रूस के साथ, अमेरिका की जो बातचीत हुई थी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, उसके जरिए, क्योंकि जेलेंस्की पहले मान नहीं रहे थे इस तरह की डील के लिए, तो उसके जरिए कहीं ना कहीं जेलेंस्की पर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यदि अमेरिका पीछे हटता है यूक्रेन की सहायता से तो यूरोपीय देश ही बचते हैं, और वो अभी एक मत नहीं हो पाए किस तरह से वो जो जितना वैक्यूम बनेगा अमेरिका के पीछे हटने से क्या उसको भर पाएंगे या नहीं। तो उसके चलते ही मुझे लगता है ये दबाव बना राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऊपर, वो आकर अब उनसे मिलना चाहते हैं। पर इसमें मैं जैसे कह रहा हूं कि अभी बहुत सी चीजें अभी साफ नहीं है कि क्या उनका संधि किस तरह की होगी, कैसे होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो जेलेंस्की से बात करने की कोशिश हो या प्रेसिडेंट पुतिन से बात करने की कोशिश हो, नेटो एलाइज जो यूरोप के उनके खास दोस्त हैं उनको उन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया इसमें से। तो एक तरह से पूरा जो ढांचा है सुरक्षा का यूरोप में, वो अपने आप के तनाव में आ जाता है। इसलिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगता है कि जो भी संभव है इस वक्त वो उनको कर लेना चाहिए। और यदि किसी तरह से अमेरिका से हिस्सेदारी बनाते हैं वो यूक्रेन में, तो शायद अपने आप में सीधी, चाहे सपाट उनको गारंटी, सिक्योरिटी गारंटीज ना मिले, पर अमेरिका की जब प्रेजेंस होगी यूक्रेन में लगातार वहां, तो शायद वो अपने आप में एक गारंटी बने। तो कहीं ना कहीं जब रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर के बातचीत होगी विभिन्न पक्षों के बीच में, तो वहां पर इसका काफी फर्क पड़ेगा जो ये डील हो रही है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम सभी बार बार कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप डील मेकर हैं। उनको हमेशा ये देखना होता है कि उनको अमेरिका के लिए इसमें कितना फायदा होने वाला है। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, मापदंडों और संस्थानों को ताकतवर बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की सोच उनकी नहीं है। उनकी केवल अपने अमेरिका को समृद्ध, संतुलित और सुरक्षित कैसे बनाना वो सोच है। और इसमें उनको लगता है कि यदि, जैसे वो कह रहे हैं कि $500 बिलियन वर्थ ऑफ ये खनिज पदार्थ वहां हैं जिनको वो इस्तेमाल करना चाहेंगे यूक्रेन से हिस्सेदारी बना के, तो उनको लगता है कि उनकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये उनको एक और जीत के तरह से वो पेश करेंगे इसको। राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए भी जब अमेरिका पीछे हट रहा है तो ये जीत ही नजर आती है कि कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप ने आज कहा कि जब तक इस तरह की जो पीस डील नहीं हो जाती रूस के साथ, शायद तब तक अमेरिका यूक्रेन को सहायता करता रहेगा। ये बहुत अलग बात है। आज तक वो कह रहे थे कि बिल्कुल सहायता नहीं करेंगे युद्ध में। और ये भी कहा कि यदि पीस डील हो जाती है तो उसके बाद भी पीस कीपिंग फोर्सेस वहां तैनात करनी होंगी, चाहे वो यूरोपीय देश करें या अमेरिका उसमें हिस्सेदारी करे। तो राष्ट्रपति जेलेंस्की को लग रहा है कि इस हालात में वहां की सुरक्षा स्थिरता के लिए शायद ये जरूरी है कि जो भी वो देकर अमेरिका से सीधी हिस्सेदारी बनाए रख पाए तो वो उनको करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अमेरिका ने जेलेंस्की की मदद की और कहीं ना कहीं अब जेलेंस्की को कीमत चुकानी पड़ रही है, यूरोपीय देश भी लगातार हम देख रहे हैं कि यूरोपीय देशों के जो नेता हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप से जाके मिल रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होनी है। तो यूरोप के साथ भी इसी तरह की बातचीत आएगी कि किसका फायदा, किसका नुकसान, अमेरिका फर्स्ट, ये सब आएगा? बिल्कुल यही होता हुआ नजर आ रहा है कि यूरोप के बड़े देश जो आप देखें, आपने जिक्र किया स्टारमर जाने वाले हैं, मैक्रों अभी होकर आए हैं, तो वैसे ही जर्मनी के नेता भी शायद जो अभी बनेंगे वो मिलने चाहेंगे चांसलर नए। एक तो उनकी अंदरूनी देखे, फ्रांस और जर्मनी जो बड़े देश हैं उनको अंदरूनी अस्थिरता है उनकी, तो वो क्या अपने देश में जो उनकी अस्थिरता है उसको संभाल कर क्या वो यूरोप के स्तर पर कोई सबको इकट्ठा करके आगे किसी तरफ ले जा सकते हैं, ये अभी वो अपने आप में साफ नहीं है। तो उसमें उनको भी लगता है कि किसी तरह से यदि राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी दोस्ती बनी रहे तो शायद उनको यूरोप में सुरक्षा संतुलन बनाने में सहायक होगी। और रूस का जो खतरा है उनको अपने आप अकेले नहीं झेलना पड़ेगा, बल्कि अमेरिका उनके साथ जुड़ेगा इसमें। और ठीक है सर, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक बातचीत है, इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोका जाए। उसका क्या कुछ रोड मैप होगा आने वाले दिनों में? प्रेसिडेंट
ट्रंप और प्रेसिडेंट ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बैठक भी होने वाली है। लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि तुर्की में अमेरिका और रूस के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अमेरिका और रूस के बीच में कहीं ना कहीं बर्फ पिघलते हुए नजर आ रही है सर। बिल्कुल, आप देखें कि कोशिश ये है राष्ट्रपति ट्रंप की कि रूस को यदि वो सीधी बातचीत करके किसी तरह से उनसे अपना तालमेल अच्छा करते हैं, तो रूस को वो ईरान और चीन और नॉर्थ कोरिया से जुड़ने से थोड़ा पीछे कर सकते हैं। इसलिए फिर वो एक तरह से संभव होगा अमेरिका के लिए, वो चीन की चुनौती पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। तो एक तो ये भी कोशिश है उनकी तरफ से, और दूसरा ये कि यदि किसी तरह से ये यूक्रेन युद्ध समाप्त होता है तो फिर वो चाहेंगे कि यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोपीय देश खुद उठाएं और अमेरिका अपनी अंदरूनी जो सुरक्षा और समृद्धि है उस पर ध्यान दे, या उसके अलावा चीन की जो चुनौती है उस पर सीधा ध्यान दे पाए। ये कोशिश उनकी है, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि सीधी राष्ट्रपति पुतिन से उनकी बातचीत हो और बैठक हो जाए। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना